से होता होगा, लेकिन आज जैसे कि अगर हम कोई नाटक करते हैं तो कभी इतनी ज्यादा देर के लिए दर्शक मिलते ही नहीं। नहीं सर, मेरा आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, 3 घंटे के नाटक बंद हो गए। हाँ जी, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रही हूँ सर, मैं तभी की बात कर रही हूँ जब मार्च रात भर चलते थे। हाँ, वो असल में एक जमाना था कि रात भर चलते थे, ये मैंने खुद मतलब देखा है, और मतलब लेकिन अब मार्च को रात भर कोई नहीं देखेगा। 12-1 बजे तक हद चलती है, मंडलियां काम करती है, अदरवाइज मतलब के मैं अब देखता हूँ कि धीरे धीरे वो वक्त चले गया, सब ने छोटे छोटे करना शुरू कर दिए हैं। थैंक यू सर। कोई सवाल कर सकता है तो प्लीज करिए। बहुत अच्छा मौका है। सर ने बहुत गहरे अध्ययन किया है, और सर को हम कल लाइव भी सुनने वाले हैं फेसबुक पर, तो मैं चाहूंगी कि ये अच्छा मौका है लोक गाथाएं और नाट्य को समझने का। और किसी का कुछ प्रश्न? एक माज गा दीजिए। भाई हेलो, माज गा दो आप। भैरू मदद पर भैरवनाथ अगवान, भैरू मदद पर भैरू मदद पर, अरे भैरवनाथ अगवान, दौलतगंज में है अमर स्थान। मदशक भैरव नाथ रंगीला प्यारे, मदशक भैरव नाथ रंगीला रे, खेलो खेल में आन मदद पर, भैरव मदद पर, भैरव मदद पर, भैरवनाथ अगवान, दौलतगंज में अमर थैंक यू सर। बहुत खूब। ओम दादा याद आ गए, ओम दादा। हाँ, भैया ओम दादा का ही सिखाया हुआ है हमने, तो ज्यादातर बोली नहीं सीखा। हम लोग ने किया था ना, राजेंद्र अवस्थी, बंटी, मैं, यही वाला मार्च। आप लोगों को सबको भी मार्च करते हुए देखा है मैंने। आप लोगों ने भी वो किया था, चंद्रकला सूरजकरण, बसाई जी की एक कहानी भी की थी, जीव खो गया है ना, वो भी किया था, और एक किया था सूरजकरण, चंद्रकला सूरजकरण। मेरे को याद है, अच्छी तरह देखा है मैंने। आज्ञा? नहीं सर, ऐसे नहीं आज्ञा होगी सर, अभी तो हम 40 मिनट तक और बात करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज मुझे पूछना था कि ये जैसे पुरानी लोक गाथाएं जितनी हैं, उनकी पांडुलिपियां जो आज की डेट में हैं वो कहीं मिल नहीं रही है। जैसे मैंने काफी कोशिश की नौटंकियों का मिल जाए, पहले तो हर मेले में, हर गांव में, हर जगह मिलती थी, छोटी छोटी जगहों पे। अभी मैंने काफी कोशिश की, लेकिन उसकी पांडुलिपियां मुझे कहीं मिली नहीं, अब दिखना बंद हो गई। ब्रजेश भाई, अगर आप का हाथरस जाना हो तो नत्थालाल जी की पब्लिकेशन अभी भी काम कर रही है। अभी मैं वहां से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए करीब 150 से ज्यादा नौटंकी लेके आया था, और वो एनएसजी की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। वहीं से मंगानी पड़ेगी, वहीं से लेंगे। हाँ नहीं, वो वहाँ पर अगर आप जाएंगे और आप खुद ढूंढ पाएंगे, तो वो पहली भी मिल गई, जो शहजादी की कहानी वाली जो है ना, पहली नौटंकी, जिससे नौटंकी को मानते की शुरुआत है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल थी। दादा, योग मिश्र सर का एक सवाल है कि पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि में असंख्य कहानियों का खजाना है। इनकी कहानी को सुनाया और गाया भी जाता है, लेकिन इन्हें लोक कथा या लोक गाथा क्यों नहीं कहा जाता? जब ये लोक में गाई जाती है तो इनको मतलब हम रामलीला को मतलब है, जब लोक में होती है तो रामलीला वही फॉर्म में होती है जो हमारा
एक तरह से जन को सीधे सीधे समझ में आए। क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नाटक, संस्कृत नाटक खत्म हुए तो उसके बाद में सबसे पहले अगर ज्यादा चर्चा की बात करें तो मतलब कि यही हुई है, रामायण और कृष्ण लीला और महाभारत की कथाएं और इस तरीके की चीजें ही मतलब कि सबसे पहले की गई तो होती है। लेकिन हम अगर देखें तीजन भाई और झाड़ू राम जी और मतलब के ये जो परंपरा है, ये तो मतलब कि बकल आख्यान गाए हैं बकायदा लोक के अंदर, और कितने प्रसिद्ध रहे ये मतलब कि कोई बताने वाली बात ही नहीं है। अब वो शायद तीजन बाई तो अमेरिका और दुनिया भर के देशों के अंदर गई और इतनी पॉपुलर रही है कि जिसका जवाब। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कथा कहना, चाहे वो मतलब कि क्लासिकल हो, उसको कहने का तरीका जब लोक की तरह हो, जिसमें ताम झाम ना हो, जबरदस्ती का डेकोरेशन ना हो, जबरदस्ती का कोई मतलब कि अलंकरण ना हो, जहाँ हारमोनियम, ढोलक या नक्कारा या इस तरीके की क्लॉरनेट से काम चल जाता हो, तो वहाँ मतलब बहुत सारे वो इंस्ट्रूमेंट से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन वो वहाँ कभी कभी क्लासिकल जब हम थिएटर को पढ़ाते हैं वहाँ सारे वो चीजों को रखते हैं कि कौन सा फूक वाला है, कौन सा तार वाला है, कौन सा खाल वाला है और कौन सा धातु वाला है, वो हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बावजूद जब हम मतलब अपने लोक में जाते हैं तो वही इंस्ट्रूमेंट रस देते हैं, क्योंकि वो अगर उसके साथ नहीं होंगे तो ढोलक पे नौटंकी नहीं हो सकती, या बगैर ढोल के वो नहीं हो सकता, बगैर नाल के तमाशा नहीं हो सकता। तमाशे के लिए नाल चाहिए ही चाहिए। जो भवाई होती है उसमें खुल्ला बाज, पहले तो पखावज बजती थी, अभी बड़े मुंह का तबला चौथे काले का और खुला बायां, दोनों के साथ में मतलब भवाई को होते हुए देखते हैं। या अगर हम देखते हैं उड़ीसा के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु वो है पाला गायन, उसके अंदर वो खोल नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। तो वो अपने एक परिवेश में उसके साथ में उसके जो छंद हैं वो खुल के तभी आते हैं जब वो एक टिपिकल किस्म का बजाने वाला हो उसके साथ में। अगर मतलब कि वो चीजें उसी रूप में नहीं होंगी, पहले मतलब जब तक ये नहीं आई थी हारमोनियम, तो मुझे ऐसे सुना है कि सारंगी बजती थी, सारंगी से स्वर लिए जाते थे। तो अब वो सारंगी मतलब बजाने वाले ही नहीं मिलते हैं, इसलिए मतलब हारमोनियम ने धीरे धीरे जगह ले ली। नौटंकी में तो वो बाजा जब जैसे ही आया जर्मन ब्रीड और फ्रेंच ब्रीड का, वो दोनों पैर से जो हवा देके कॉर्ड के अंदाज के अंदर बजा, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक रात में हम देखते हैं 10 20 25 हजार लोग उसको देखते सुनते थे। तो वो जो सांस लेने की जगह होती थी वहां वो इंस्ट्रूमेंट की जो भराव होता था उससे पूरा एक बढ़िया, जब साउंड भी नहीं था, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए या बांधे रखने के लिए वो मूड भी बहुत जरूरी था। तो वो इंस्ट्रूमेंट, सिंगर और उनके बीच में जो चाहे वो टेक झेलने वाले हों, चाहे रिपीट करने वाले हों, ये सबके साथ में कथा का एक स्वाभाविक मतलब के रूप है, उसी से वो पैदा हुए और उसी रूप में उसका आज भी अगर थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो वो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। एक और सवाल है कि आला उदल की गाथा के 52 और 56 खंड बताए हैं, क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है सर, आपके हिसाब से कितने खंड है? और ये मैंने जब भी सुना इतना अपने नहीं मालूम, मैंने सुना आला, लेकिन हाँ ये है कि 52 लड़ाइयाँ हैं उसके अंदर वो आला उदल में, उसके बारे में मुझे जरूर पता है। आला के अंदर मैंने सिर्फ एक ही प्ले किया है। जी जी। संदीप बताया था जी, संदीप है जो गांव से ही है। संदीप का कहना है कि वो गर्मियों में जो सुनते थे बुजुर्गों से, तो क्या ये गर्मियों में ही गाया जाता है? ये बस जब मतलब एक फसल कट जाती थी और दूसरी के बोने का अभी टाइम नहीं हुआ तो बीच के जो टाइम होते थे उसके अंदर की जाती थी। ये लगभग लोक कलाएं इसके अंदर लोक गाथाएं हैं या जो भी परफॉर्मेंस होते थे वो इन दिनों में ज्यादा मतलब के सक्रिय रहते थे। अभी भी हमारे यहाँ पे जैसे होली से शुरू होती है, मार्च वगैरह को अगर हम देखते हैं तो वहां से वो शुरू करके अब जैसे ही बरसात हो जाएगी
इसके बीच में बहुत प्रचुर मात्रा में होली के दिन से शुरू होता है और उसके बाद में बरसात होने तक, क्योंकि जैसे ही बुआई शुरू हुई ये सबका धंधा ये गाथा गायन नहीं है बेचारों का, सबका खेती किसानी वाले लोग किसी के जीवन है। लेकिन जैसे नौटंकी की है तो नौटंकी में तो इतना प्रोफेशनलिज्म आया और ये करीब 6 करोड़ लोगों तक का इंटरटेनमेंट करती रही। 6 राज्यों के अंदर नौटंकी की एक तरफा वो चली है। अगर हम देखें तो राजस्थान के बहुत सारे हिस्से थे, मध्य प्रदेश के हिस्से थे जो यूपी के अलावा, तो फिर बिहार में हम जाते हैं, कुछ हरियाणा के हिस्सों के अंदर है, हरियाणा में आते आते उसका नाम सॉन्ग हो जाता लेकिन धुनें वो की वही इस्तेमाल की जाती है। पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर की जाती थी। करीब करीब अब से 50-60 साल पहले नौटंकी 6 से 7 करोड़ लोगों का एकमात्र एक तरह से इंटरटेनमेंट का माध्यम था और उनको एजुकेट भी करता था। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, इसमें मैंने एक डोजियर लिखा था यूनेस्को के लिए, दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं कि इस फॉर्म को प्रिजर्व किया जाए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे कहा था तो करीब 250 पेज का मैंने एक डोजियर तैयार किया था, कुछ फिल्में बनाई थी कि इसकी लाइफ अब कैसी है बेचारों की, ये जो 6 करोड़ लोगों का इंटरटेनमेंट करते थे और कितने ग्रेट लोग थे कि एक से एक सिंगर, एक से एक गायक, एक से एक बजाने वाले, जिनके नाम पे हजारों हजार, अभी भी रामदयाल जी शर्मा का अपना नाम सुना ही होगा, वो अगर मतलब गाने के लिए चले जाएं अपने किसी नौटंकी के अंदर तो 10 हजार लोग उनके नाम पे आ जाएंगे। वो वहां के अमिताभ बच्चन है उस इलाके में आज भी। मैंने एक और मतलब के कॉमिक कैरेक्टर करते थे, उनको देखा, उनको नाम आते से मतलब कि पता नहीं लोग भाग भाग के आ जाते थे और 1-1.5 घंटे 2 घंटे परफॉर्म करते थे वो। लेकिन इस तरह से करने वाले आर्टिस्ट भी थे जो मतलब इतनी तैयारी से करते थे। ये यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म आ गया था इस फॉर्म में, लेकिन वो जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी डिक्रीज भी हो गया। आप देखिए कितने 115 लोगों की रेपर्टरी थी उनकी, हमारे ये कानपुर वाली जो है गुलाब थिएट्रिकल कंपनी, 115 लोग उस कंपनी के अंदर थे, सब पेड थे, सबको तनख्वाहें दी जाती थी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी तूती बोलती थी उस नौटंकी कंपनी के। उस कंपनी के साथ भी मैंने एक प्ले किया है सहयोग से, यूपी गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था और उनके साथ में एक प्ले बनाया था। वो ये हुआ कि तो फिर वो करने के एक बार करने के बाद में उसके कुछ शो हुए कि नहीं मुझे नहीं मालूम आज तक। लेकिन ये कमी आने का कारण क्या है जी? मैं कमी आने का कारण क्या मानते हैं आप? असल में इसके अंदर बहुत बड़ा कारण है आर्थिक। जिस शिक्षा को देख के मैंने उज्जैन में जो सिमस्त मेला होता है वहां पर गुलाब थिएट्रिकल कंपनी में सोहेब साहब थे, उनको देखा था लैला मजनू में मजनू करते हुए, श्री फरहाद में वो फरहाद का रोल करते हुए और हरिश्चंद्र का रोल करते हुए। उनको जब मैं 50 साल के बाद में मिला तो उनकी एक पैर की स्लीपर का रंग अलग था और दूसरे पैर की स्लीपर का रंग अलग था, घिसी हुई थी। मैं अपने उस बचपन के हीरो जिसको देख के मतलब कि शायद हमने किसी न कोई तो हीरो होता है ना हम सबका, जिसको देख के हम मतलब कि आगे बढ़े होते हैं, वो मतलब कि कहीं ना कहीं उनको उस हालत में देख के मुझे इतना दुख हुआ। और जब वो कंपनी में जिस दिन शो था उस दिन उनके लिए बाकायदा कपड़े लेके गया, उनके पैर छुए, वो कह रहे नहीं बेटा, मैंने कहा नहीं आप बगैर बताए गुरु हैं मेरे, मुझे सिखाया है आपने, अब मैं इस दिशा में अगर आज यहाँ पर हूँ तो आपकी वजह से। लेकिन ये कोई उपकार की बात नहीं है, तो बहुत छोटा सा मतलब है हमारा एक तरह से वो है। वो कुछ ही दिनों के बाद में वो चले गए इस दुनिया में। वैसे गाते थे हाई पिच में तार सप्तक में कि जिसका जवाब नहीं, और आवाज के अंदर क्या ठहराव था, क्या रस था। बगैर माइक के जमाने के लोग थे ये, लेकिन 10,000 लोगों तक चीजों को पहुंचाने के लिए
मैंने नत्थाराम जी को तो नहीं देखा, लेकिन नत्थाराम जी के साथ जो फीमेल रोल करते थे उनके साथ में एक लंबा इंटरव्यू किया, मिलने भी गया उनको, वहीं वो रहते हैं, हाथरस में रहते थे, मतलब वो भी चले गए। कई महीनों से वो बिस्तर पे थे, लेकिन जब नौटंकी की बात करने लगे ना, वो बातें करते करते उठ के बैठ गए और उनको सारा घर भर उनको देखने आ गया कि क्या होगा इनको, और फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और 1-1.5 घंटे की हमारी जो बातचीत थी ना, उसके अंदर जब हम बाहर निकले तो उनके घर वाले हमारे हाथ जोड़ रहे कि ये कई महीनों से बिस्तर पे ऐसे कैसे पड़े हुए थे, आज क्या हो गया। लेकिन किसी भी कलाकार को अपना वो वक्त याद दिला दो, फिर वो किसी मई खाने से बहुत बड़ी चीज है, मई की जरूरत नहीं होती है, वो जुनून बहुत बढ़िया है, वो जोश बहुत बढ़िया है। और इन सब कलाकारों को देखते देखते यही सीखा। फटीचर हालात के अंदर भी उनके पास में कुछ नहीं है, फिर भी उनके पास में जो है वो दिल है। वो गाथा जो कह रहे हैं, जो कहानी वो कह रहे हैं या कहते रहे हैं, उसके लिए वो अपनी जान लगाने के लिए तैयार है। कद्र तो अगर नहीं हुई है तो हमारे अपने समाज से नहीं हुई है, हमारी सरकारों से उपेक्षा मिली है, हमारे जो नई नई विधाएं आई उसके अंदर जब उपेक्षित होते गए, वो इस वजह से हुई है। लेकिन उनकी कला धर्मिता के अंदर उनका मूल्यांकन करेंगे तो वो कितने बहुत सारे लोगों के मुकाबले वो बहुत ऊंचे लोग हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं ना कि जब हम बनारस में जाके बिस्मिल्लाह खान साहब को देखते थे, वो लुंगी पहने हुए बनियान फटी अपना रियाज कर रहे, तो वो वैसे ही लोग हैं। और लोग यही है, लोग के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लोग के लिए आप जैसे हैं वैसे बने रहें। लेकिन वो जो आज हम इस वक्त में देख रहे हैं कि ये टाइम जो चल रहा है, वो सारे फोक और लोक कलाकारों के लिए कितना बुरा चल रहा है वो हम जानते हैं। रोजी रोटी के लिए या वो रोज कैसे दिन गुजरेगा इसके लिए कितना कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन वो झेलने के बाद भी उनके हौसलों में कंगाली नहीं है। हमारे जो हारे हैं तो वो जो मॉडर्न लोग हैं जिनके पास सब संपन्नता वो करें, अब अगले जन्म में मैं कलाकार ना बनाना भगवान मुझे, लेकिन जिनके पास में घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा कह सकते हैं फेसबुक पे, वो कलाकार नहीं कह रहा है। क्यों जैन भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? भाई आप बताइए, गलत बोल रहा हूँ क्या? ये ऐसे बेचारे सीधे साधे बोले भाले लोग हैं, और वो जैसे हैं जिस स्थिति में भी है वो अपने विधा के साथ में रहना चाहते हैं। हमने बुलबा दादा को देखा, हमने मतलब कितने मतलब लोगों को देखा, कितने सीधे सरल भोले भाले, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो लगता है युग पुरुष है। ऐसे मतलब एक्टर पैदा नहीं होंगे, ऐसे गायक पैदा नहीं होंगे। तो ये अपने आख्यानों के साथ में ये भी हम अपनी एक कथा हमारे बीच में, हमने तो आख्यानों के रियल चरित्रों को कभी नहीं देखा, लेकिन जब ये कहते हैं तो हमने इनके अंदर वो आख्यान के चरित्रों को देखा है और हमने जिया है उनके साथ में। उतने देर के लिए उन्होंने हमें जिंदा किया है, और वो ज्यादा बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि कला, लोक कलाएं इसी तरह से, या लोक धर्मिता से जुड़ी हुई कलाएं वो इसी तरह से हमें हमारे समाज को एक तरह से प्रेरित करेगी। इसलिए अभी भी और ला दो, मैं तुमको देता हूँ, ये इधर पड़ी ना, ये भर लाओ, देखो उधर से खोलो। तो ऐसा होगा, ऐसे मतलब कि हमें मतलब कि वापस उनके साथ में काम करना चाहिए लगातार जाके किसी न किसी तरह से। पेमा फतिया अभी गुजर गए, लेकिन अभी मैं जब बनारस था उनके साथ में दिन और रात रह रहा था, तो उनको मतलब बेचारे को वो पैरालिसिस हो गई थी, वो क्या बोलते समझ में नहीं आती थी, लेकिन बावजूद उसके वो जो कुछ भी समझाना होता था समझा ही देते थे। और ये बड़ी बात है, वो आपको बताना चाहते हैं, अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। हमारी लोक कला किसी से भीख नहीं मांग रही है। जब वो हम जाके मतलब फॉरेन में देखते हैं तो भयंकर बिकती है, हम वहां पे मतलब दुकानदारियां करके आ जाते हैं, लेकिन असली जो लोक कलाकार है वो सचमुच में हमेशा संकट में रहते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको मेन स्ट्रीम में लाए, किसी न किसी तरह से उनके साथ में, उनके वो जो उनकी याददाश्त है,
कलाओं के बारे में या आख्यानों के बारे में, वो मतलब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जैसा कि आपने अभी गीतांजलि ने बोला था, उनको बाकायदा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करना चाहिए। अभी भी नौटंकी की इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मार्च में तो थोड़े से आदिवासी लोक कला परिषद ने कर दी, और ये उनका उपकार है। मैं मतलब कि जिनका भी ये योजना थी, मैं उसको सलाम करता हूँ कि कम से कम हमारे लिए एक चीज है। लेकिन बहुत सारे कलाकार तो बेचारे ऐसी बुरी हालत के अंदर हैं। अब रवि भाई को याद होगा, पापू जी की पढ़ जो गाया करते थे, हम देखा करते थे संगीत नाटक एकेडमी में। वो गाने वाले जो बाबा थे क्या मधुर गाते थे, और वो जो पढ़ के साथ में एक एक चीजों की वो बताते जाते थे इनके बारे में। अब ऐसे शायद मतलब इक्का दुक्का एकाध कोई कभी हो तो हो, तो हम अपनी कलाओं को क्या मतलब नष्ट करने के लिए थोड़ी है। सबसे पहले इनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी रक्षा होना चाहिए, तभी हम भारतीय। नहीं तो मतलब हम बहुत भारतीय हो गए। हम हमेशा मतलब अपने थिएटर को मतलब के अमेरिका और गोटो बस्ती या फलाना बस्ती और उससे लगे हुए हैं। वो भी आखिर मतलब जब हम ब्रेक के पास में जाते हैं तो ब्रेक तो हमें मतलब के वापस मतलब हिंदुस्तान में ला के खड़ा कर देता है। एलिनेशन थ्योरी ऑफ एलिनेशन वो हमारे यहाँ से लेके गया, वो अपनी किताब में लिखता है। कॉकेशन चौक सर्कल उसका जो है वो हमारे उसका हमारे ये बेताल 25 की कहानी है। सर इसका प्रिजर्वेशन करने के बजाय हमें इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। मंडलियां तैयार करके वो उनके मंचन करवाते रहना चाहिए, जिससे वो जिंदा रहे। मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही नौटंकी का जो मैंने बनाया था डोजियर, उसके पीछे विचार यही था कि यूनेस्को अगर थोड़ा सा मदद कर देगा ना, तो ये लोक कलाकारों का जीवन थोड़ा सा कुछ न कुछ आर्थिक आधार मिल जाएगा। कोई एक केंद्र ऐसा बन जाए जहाँ पे जो भी अच्छे श्रेष्ठतम अभी बचे हुए लोग हैं उनको कहीं न कहीं पढ़ाने सीखने सिखाने को मिल जाए। जी बिल्कुल। एक ऐसा मेरे को जाननी थी। जी हेलो जी जी बोलिए। मैं ये पता करना चाह रहा था कि ये जो अपनी लोक गाथा का जो स्वरूप है वो अभी कहीं किसी स्टेट में कहीं मतलब है क्या जिंदा? अभी हमारे यहाँ पे जो तमाशा का स्वरूप था, जो तमाशा की जो ओरिजिनल मतलब चीजें थी, धुन थी, उनको जैसे बच्चे वो उसको करते हैं यहाँ पर। अभी होली के वक्त पे तो रेगुलर होता है, वो नाटक में भी उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो वो तो क्योंकि मैंने उनकी जो उनके गुरु जी थे या दिलीप भट्ट फादर थे, वो जिस तरह से उस तमाशा को मतलब जिंदा रखे हुए थे, तो अभी जो उनके बच्चे हुए वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो उस तरह की ट्रेनिंग मतलब नहीं होती है, तो उसमें उस तरह का रस हमको नहीं देखने को मिलता। ये जो ओरिजिनल जो लोक गाथाओं का स्वरूप है, ये कहीं अपने को मिलता है क्या? कहीं किसी स्टेट में किसी ने संभाल के रखा हुआ है क्या? रवि भाई, आप और हम लंदन में गए थे, याद है तो आपको याद हो तो हम लोग एक स्कूल गए थे, एक ड्रामा स्कूल गए थे लंदन में, याद है? गिल्ड हॉल है। और वहां पर एक सेक्शन में गए थे जहां पर नाम था उस सेक्शन का एशियन थिएटर। वहां पे तब स्कूल में हमारे जितने लोग फॉर्म है जो हमने आज तक वो नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं, सबको डॉक्यूमेंट करके एक लाइन से लगाया हुआ था, याद है? वहां पर मतलब हमें भवाई देखने को मिल रही थी, हमारा तय्यम देखने को मिल रहा था। वहां पे सब कुछ किया हुआ है। उनके रिसर्चर्स इस पे मतलब भिड़े हुए हैं। हमारे थिएटर के बंदे जो है थिएटर करने के बाद में भूल जाते हैं उस फॉर्म को, उतनी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो मूल आपका जो कहना है कि मूल भाव में जो मतलब कि जिंदा रहना चाहिए, वो अब बहुत कम लोग शायद अब रेयर होते जा रहे हैं। अभी ये और एक और अजब बात है कि जैसे कई बार मैंने भी कोशिश की, जैसे भट्ट जी है, जो लोग जिनके पास ये अभी है, मतलब उनके बच्चे उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो पता नहीं क्यों उसको रिकॉर्ड करने में या उसको मतलब एक डॉक्यूमेंट की तरह से बनाने में अभी भी उनको कुछ झिझक होती है। उनको लगता है कि शायद ये विधा जो हमारी विधा है ये दूसरों के पास चली जाएगी, वो उसका
ट्रैवल करने लगे हैं, तो वो उन्हीं के साथ ना खत्म हो जाए, ये भी एक भय बना हुआ है। सच नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन अब एक ये छटपटाहट तो आगे ही एक खत्म हो रही है। तो इस खत्म होने से थोड़े बहुत तो भयभीत हैं सभी। बहुत सारे लोग मतलब अपनी कलाओं को दिखाते नहीं है, बताते नहीं है लोगों के साथ, मतलब के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो मतलब कि मैं जगह जगह जाता हूँ, मतलब अभी हाल ही मैंने करियाला एक फॉर्म है जो हिमाचल प्रदेश का है, तो 2 साल काम किया लगभग। वो डाइंग आर्ट फॉर्म की तरह है। अभी कुछ मंडलियों को इकट्ठा किया एक गांव के अंदर हमने, और 5 दिन का एक पूरा बड़ा कैंप किया। सारी मंडली आई, सब लोग एक साथ में रहे, क्योंकि एक साथ बैठना है इन कलाकारों का, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हम नहीं लड़ सकते जब तक कि वो खुद मतलब इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं होंगे, और वो भी मतलब उनके साथ में हम मतलब इनको मदद जरूर कर सकते हैं। तो करी कोरी नहीं करते, 100 से ज्यादा कलाकार इकट्ठे हुए थे। उसमें मैंने बजेली जी को बुलाए थे, संगम पांडे भाई आए थे, और कमल तिवारी जी आए थे, वालिया साहब थे वहां पर। ये तमाम लोगों के साथ में हमने इसको समझने की कोशिश की 4-5 दिन। उसको डॉक्यूमेंट करके मैंने संगीत नाटक एकेडमी को दिया भी है, फिल्म भी बनाई उसके ऊपर, और करीब 3 दिन लगातार परफॉर्मेंस चले। उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने संगीत नाटक एकेडमी को इसलिए दिया क्योंकि शायद वहां पर सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी तो ये सुरक्षा की गारंटी हमारे पास ही नहीं है कि हम जिस दिन चले जाएंगे कि हमने जो कुछ इकट्ठा किया वो मतलब कि उसको कोई बचा पाएगा, किसी को नहीं मालूम है, और किसी को वो लेना देना भी नहीं है। सब अपने अपनी दुनिया में खो रहे हैं। लेकिन ये जो अपने अपनी दुनिया जो है ना, ये अभी की दुनिया है, ये 100 साल की दुनिया है। उसके पहले जो हजारों साल तक जिन लोगों ने जिंदगी और परंपराओं को लेके आए हैं, समृद्ध चीजों को हमारे तक पहुंचाया है, उनको ऐसे मर जाने दें। सवाल किसी और से नहीं है, सिर्फ अपने आप से है और अपने साथी रंगकर्मियों से है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हमें मतलब कि बहुत लंबी एक वो करनी पड़ेगी। ये इस तरह की कोशिशें हम लोगों ने एक नवोदय विद्यालय का, आप लोग जानते होंगे, करीब काफी साल तक 10-12 साल तक मैंने नवोदय, रवि भाई आपकी श्रीमती तो उसके साथ जुड़ी भी थी, है ना। नवोदय विद्यालय में हमने वही किया था कि जिस इलाके में होता था, जैसे मैं छत्तीसगढ़ गया तो बारसूर करके एक गांव चुना मैंने, और वहां पर वहां के वही माड़िया मुड़िया और वहां बच्चे थे, 27 बच्चों को चुना, और उनके घर में क्या क्या परंपराएं हैं, गीत हैं, तरह तरह के। वहाँ एक पेंटिंग टीचर था मेरे साथ में, वो इलस्ट्रेशन के अंदर उनको मदद करता था, की सारी इलस्ट्रेशन उन्होंने, और हाथ से एक हैंड बुक बनाई हमने और वहां की लाइब्रेरी में रख दी। ये छप तो नहीं सकती क्योंकि छापने के लिए हमारे पास में, ऐसे ही मैं लद्दाख का जो कह रहा हूँ, 27 कहानियों को इलस्ट्रेट किया, कहानियां सुनी पहले, उसको इलस्ट्रेट किया, उसकी परंपराओं को रिकॉर्ड किया, और वहां पर एक लाइब्रेरी के अंदर उसको रख दिया, ताकि कभी किसी की नजर तो वहां पड़े, कुछ लोग तो उसको देखें कि ये क्या है। शायद ये शुरुआत है, पूरी तरह तो नहीं कर पाया हूँ मैं भी उसका, वो शायद 1% भी नहीं होगा जो वो पूरी परंपरा है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए पहले जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन सर ऐसा है कि जो नाचा माच या नौटंकी का जो कलाकार है, वो अपनी संतान को वैसा ही कलाकार बनते नहीं देखना चाहता। कहीं न कहीं ये चीज भी आड़े आती है कि जब मेरा बेटा ही यदि मेरे नाट्य परंपरा को नकार देगा तो वो परंपरा आगे कैसे जाएगी। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं रुचिकर स्थिति आप पैदा करना पड़ेगी। मैं अभी एक मार्च करता हूँ, वो जो मैंने बताया गुणवंती जी, उसमें 40 कलाकार काम करते हैं जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक मैं उसके काफी सारे शो कर चुका, अभी तक एक आदमी इसमें नहीं बदला जी। क्योंकि वो कुछ जो जिस तरह से कहने का तरीका है, वो मतलब मैंने शिल्प वहां से लिया और कथा भी मतलब वो विजयदान देथा से ली, 2 अलग अलग परंपराओं से, लेकिन बावजूद कहने का जो बात है आज जो कहना है मुझे, उस कथा से, उस शिल्प से, उसके साथ में जोड़ा। अभी तक आज तक एक भी एक्टर उसका बदला नहीं है।
और ये इस बात का मुझे गर्व है। जी जी हम ये तो क्या होता है कि हर एक शो के बाद में दूसरे शो के अंदर मतलब कि लोगों के लिए माता मार रहे हैं कि अब ये दूसरा कहाँ से लाऊं, जी फिर तीसरा कहाँ से लाऊं, अच्छा ये अभी इसको तैयार किया, चौथा कहाँ से लाऊं। तो लेकिन वो 40 लोगों को कोई बुलाता नहीं है आज, ये एक और दिक्कत है। जैसे तैसे मतलब कुछ फेस्टिवल का हिस्सा बनी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन 40 लोगों से ही मार्च हो सकता है, क्योंकि टैग झेलने वाले 25 लोग होते हैं। हाँ 25 लोग बैठ के जब तक टैग नहीं झेलेंगे वो मजा ही नहीं आएगा। जी और वही उठ उठ कर रोल भी करते हैं। कम से कम 10 से 12 तो मार्च में होना ही चाहिए, कम से कम। अधिक से अधिक का तो ठीक है। हाँ जी लगभग मतलब कि इतने हो नहीं। जी जैसे कुछ लोग मतलब कि जैसे ये इससे हुआ अपने विदेशिया, अब जी विदेशिया भी मतलब कि एक आदमी है जो मतलब कि जिन्होंने मतलब वो फॉर्म को शुरू किया, वो मजदूरी करने के लिए चले गए थे कलकत्ता, कुछ सालों तक वहां गुजारे, वापस आए तो तब उनको वो पता चला कि इन गांव देहातों के अंदर हजारों लोगों, स्त्रियों, माताओं, बहनों और इनका दुख क्या है। और उससे फिर वो जो एपिसोडिक कहानी अब निकली वो विदेशिया फॉर्म बन गए। वो एक तरह से ये भी एक लोक गाथा ही है, क्योंकि लोगों की कहानी है, कोई राजा की नहीं है, हाँ किसी मतलब नेता की नहीं है, किसी सामान्य बड़े वो उसके मतलब वो भगवान की नहीं है, ये लोक की कहानी है। और वो लोक की कहानी जब हम बसंत भाई का जब ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं, परसाई जी के हिस्से, तो मजा आता है, तसल्ली होती है। ये मेरे जीवन की कहानी है, मेरे आसपास की कहानी है, कहने का तरीका कितना सुंदर है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपनी बात को कहने के लिए किस तरह से जयंत भाई ने मृत्युंजय किया था, मैं भूल नहीं सकता। आज भी जैसा का तैसा दिमाग में छपा हुआ है। बंटी भाई ने वो राजस्थान के अंदर वो कथा को मतलब कि बनाया था, जो क्या उस प्ले का नाम क्या है जो आप भारत रंग महोत्सव में भी लाए थे? अर्थदोष। हाँ अर्थदोष। वो इतनी शानदार मतलब कि प्रस्तुति थी कि जिसका जवाब नहीं। तो हमारे अपने लोग जीवन के अंदर हम जिस तरह से जिस तरीके के फॉर्म और जिस सहजता या सरलता से बात को कहते हैं, बात आती है, लोगों तक पहुंचती है। मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ड्रामा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो मतलब यूरोपियन स्टाइल के प्ले जो है वो मंडे हाउस में ही लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो और हमें ऐसे प्ले करना है जो हमारे गांव देहात में भी समझ में आए। और अगर हम एडन देवा फेस्टिवल में जा रहे हैं तो वहां भी क्लैपिंग हो। और हमने जस्मा उड़न करके दिखाया है। जस्मा उड़न जहां होता था आधा आधा घंटा तक लोग क्लैपिंग करते थे। जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, कहाँ परफॉर्म नहीं किया है। और ऐसी लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, पागल हो जाते थे, समझ में नहीं आता था इतनी तालियां क्यों। लेकिन वो हमारी लोक कलाओं की जीत है, वो लोक आख्यानों की जीत है। वही है कि हम हमारे हबीब साहब लेके जाते थे। अलग जी ने भी किया, अलग जी ने, चंदा बेंडी किया, वो लोक कथा ही है। चंदा बेंडी तो परफॉर्मेंस करने वाले, इरादे करने वाले हम सब हैं, हमारे अंदर सबके अंदर वो बात है। सिर्फ ये है कि उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी एफर्ट और करने की जरूरत है। और किसी तरह से मतलब कि उन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए पहले उन लोगों को जिंदा रखना है, उनको साथ लाना है, उनके अंदर हौसला जिंदा करना है, उनके परिवारजन के बच्चों को मतलब कि कहने के इन्वॉल्व करना है। देखिए लोकेन भाई, तब तक हम, हाँ जी, हाँ, मैंने इसमें सीनियर फेलोशिप मुझे मिली थी बुंदेली लोक कथाओं, परंपराओं और उसमें नाटक की कितनी उसमें वो है। तो उसमें मैंने करीब हाँ संभावना 150 गांवों का मैंने दौरा किया था। और 150 गांवों में मैंने वो बुजुर्ग पीढ़ी से बात की जो एक कोने में बैठी रहती थी, जिसको कोई जो बच्चे हैं, थोड़े बहुत बच्चे, उनके पास मैंने जाके उनकी कथाएं रिकॉर्ड की, उनसे सुनी। फिर वहाँ के गांव को, यूथ को इकट्ठा किया
मैंने बेटा तुम ये जो एंटीना आ गया है टीवी देखते हो, तुम्हारे दादाजी की कहानी सुनी कभी तुमने? अरे वो क्या सुनना, उसमें क्या सुनाई? अच्छा मैं चलो ठीक है। मैं एक दिन रुक गया गांव में रुक के सारे बच्चों को इकट्ठा किया, हमने चॉकलेट देंगे, कुछ कुछ ले गया था, मैं लोभ दिया मैंने आ जाओ आज। लेकिन एक चीज है, आज दादाजी की कहानी हम सुनेंगे, और कहानी उसी ढंग से सुनेंगे। पहले शकर का घोड़ा और शकर पारे की लगाम छोड़ दिया घोड़ा दरिया में तो चला जाए, क्षमा छम क्षमा छम क्षमा छम, पार घोड़ा उपार घास, ना घास घोड़ा खाए ना घोड़ा घास को खाए, तो ऐसे ऐसे रहे एक राजा। तो जब दादाजी ने ये शुरू की बात, तो वो सारे बच्चे ऐसे करके बैठ गए। मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। तो अब मैंने बोला बेटा ये कहानी को ध्यान से सुनना है। इनको बड़ा मजा आया, फिर पास में खिसकने लगे। वो दादाजी को भी मजा आया कि मेरे कोई सुनने वाला मिला। फिर मैंने दूसरे दिन रुका, मैंने बोले एक काम करो, तुम लोग कितने 10-12 लड़के लड़की सब इकट्ठे हो जाओ, कहानी सुन ली, अब इस कहानी को इसमें कुछ नाच डाल देते, जो तुम लोग गाते हो, जो गा देते, जो राई गाते हो, जो होली का गाना गा रहे हो, फाग गाते हो, इनका मिला के एक बना के दादाजी की कहानी कौन कौन बोलेगा। तो सारे लोगों में बड़ा उत्साह है, शाम को चॉकलेट मिलेगी। तो वो एक करीब आधे घंटे का उन्होंने नाटक बना लिया, और ऐसा मैंने करीब 20 से 25 गाँव में किया, उन कहानी को जिंदा किया। एक महलवारा गांव है दमोह के पास, वहाँ वहाँ पे 50 लोग कलाकार इकट्ठे हो गए। एक विश्वनाथ करके लड़का एमपीएचडी में है, मैं हर साल जाता हूँ महलवारा। तो वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके, अब देखिए, अब ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। जैसे भाई कपिल तिवारी जी ने बहुत बड़ा काम किया, आदिवासी कला परिषद, जनजाति परिषद में इतना बड़ा वो है, संग्रह है, तो इतना काम लोगों को दिया, उनने कराया। उसको यदि आप पढ़ के ही गांव में लौटें और फिर से हम गांव में जाएं, अभी भी गांव में बहुत सारे लोग, अब जैसे अभी लोगों को लोक आख्यान क्या है, लोक कथा क्या है, लोक गाथा क्या है, इसमें ही अंतर नहीं मालूम। नहीं पता है। सही भाई आपका हरदौल आख्यान है या कथा है, आपका आल्हा आख्यान है या गाथा है, इन सारी चीजों को, इवन झांसी की रानी भी कथा ही तो थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी। अभी भी गांव में इधर पे चले जाइए टीकमगढ़ और उसके आसपास में, वो गाथा जैसी गाते हैं। बिल्कुल। तो हम सब नाटक वालों की जिम्मेदारी है कि हम गांव में जाए। हम तो जाते हैं, हमने तो गांव का नाटक करके शुरुआत कर दी, बल्कि मैं तो इप्टा की ग्रामीण इकाई शुरू की। हम गांव में, मैं मौसा जी करता हूँ उदय प्रकाश की कहानी, मैं गांव में जाके करता हूँ। गांव के लोगों को आपने देखिए, गांव के लोगों को शामिल करके करता हूँ। वसंत सर, हमारा समय खत्म होने वाला है। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है इस तरह से बीच में बोलना, लेकिन मजबूरी है। तो सर समय खत्म होने वाला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आए और हमारे साथ लोक गाथाओं का जो संसार है उसको साझा किया। इसी तरह से हम एक दिन और एक सेशन रखेंगे और फिर से बात करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। अच्छा, बहुत सारे साथी जो रूपक, लोकेन भाई फिर से मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, संदीप, सबको। क्योंकि हम तो फिर से खुली बेगार शुरू करेंगे। गीतांजलि जी को खास तौर पे, क्योंकि उनकी ही कोशिशों से यहाँ तक पहुंचना।